हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी परसेंटेज की 8th क्लास है। इससे पहले हम 7th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं, देखो भाई आज की क्लास में क्या है। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है। चलो देखो, इसको पहले देखते हैं हम, इसमें कुछ समझ लेते हैं। देखो, दो केस बनेंगे आपके सामने, दो केस होंगे। देखिएगा, दो केस आएंगे आपके सामने। देखो, केस पहला हम देखते हैं। केस फर्स्ट, जैसे आपसे कहेगा कि एक व्यक्ति की, मैंने मान ली इनकम 100 रुपए है या 100% है। एक व्यक्ति मान लीजिए 10% भोजन पर खर्च करता है, 10% भोजन पर, 20% एजुकेशन पर, 20% एजुकेशन पर, और बोल देगा 30% एंटरटेनमेंट पर, और बाकी शेष राशि वो है बचत करता है। रिमेनिंग क्या करता है, बची हुई राशि को बचत करता है। पहली टाइप आपके सामने ये आएगी, यानी कि एक व्यक्ति 100% इनकम है उसकी, उसमें से 10% भोजन पर खर्च करता है, 20% एजुकेशन पे और 30% एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है। बाकी बची हुई राशि वह बचत करता है, और उसकी बचत कुछ आपके लिए बताएगा। पहले हम देखो, जब भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एक साथ बोला है कि 10% भोजन पर, 20% एजुकेशन पर और एंटरटेनमेंट पर 30%। तो हम इसको ऐड करते हैं। देखो, 30, 20, 50 और 10, 60, यानी कि उसने कितना खर्च कर दिया। उसने जो ये खर्च किया, ये कितना किया, 60% कर दिया। अब ये 60% उसने खर्च कर दिया, तो फिर बताओ उसकी रिमेनिंग यानी कि बचत कितनी हुई। रिमेनिंग जो सेविंग है वो कितनी है, 40%। यानी जो रिमेनिंग है वो क्या है, उसकी सेविंग। तो सेविंग कितनी हुई, 40%। इसकी कुछ वैल्यू देगा, वो कहेगा कि वो है 8,000 रुपए बचाता है। तो बताओ उसकी इनकम क्या है। अब देखो, बचत कितनी है, 40%। 40% की वैल्यू वो बता देगा कि 8,000 है, या कुछ और भी दे सकता है। 40 की 8,000 है, हमसे पूछेगा उसकी इनकम बताओ। इनकम कितनी थी, 100%। 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना गुना लिखा है, 200 गुना, तो 200 से यहाँ गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए उसकी इनकम थी। तो पहला केस तो आपके सामने ये बनेगा इस टाइप का। इसमें एक केस और बनता है, उसको और देख लेते हैं। देखिएगा, सेकंड केस ये है आपके सामने। सेकंड केस इस तरीके से देगा, एक व्यक्ति की इनकम मान ली मैंने 100% है, ठीक। उसमें से वो है 10%, 10% मान लीजिए भोजन पे खर्च करता है। 10% भोजन पर, या 20% लिख लेते हैं, चलो 10 ही रहने दो। 10% भोजन पे खर्च करता है। उसके बाद शेष राशि का, उसके बाद शेष बोलेगा। देखो, पिछले क्वेश्चन में शेष नहीं बोल रहा था, इस बार क्या बोलेगा, रिमेनिंग यानी कि बची हुई राशि का शेष राशि। अब देखो, शेष कितनी बची, 10 भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90। 90 ही तो शेष बचा, शेष 90 है। अब वह शेष का बताएगा कि शेष का 40% का है, 50% का, जो भी शेष का 20% वह एजुकेशन पे खर्च करता है। शेष का कितना, 20%। अब देखो, शेष का 20% निकालेंगे इसका। अब 90 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 18 एजुकेशन पे कर दिया। अब इसके बाद बची हुई राशि उसकी बचत है। यदि उसकी बचत इतने रुपए है, मतलब कुछ भी देगा, तो बताओ उसकी इनकम कितनी है। सेकंड केस आपका इस तरीके का बनेगा। तो देखते हैं, देखो अब आप बताइए, 90 था उसके पास शेष, उसमें से उसने 18 खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना, 72। अब उसके पास जो बचा है, बचत है उसकी, वो कितनी है, 72। कितनी है, 72। और वहां इसकी कुछ वैल्यू दे देगा, वो 72 की वैल्यू कह देगा कि वो है जो बचाता है, वो बचा रहा है 1440 रुपए। कितना, 1440 रुपए उसकी बचत है। तो अब हमें यहां से पूछेगा कि बताओ उसकी इनकम क्या है, तो हमें इनकम बतानी है, यानी कि 100 की वैल्यू। अब ये कितना लिखा है, 72 से 2 बार कट जाएगा, यानी 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। तो हमें यहां से पता चलेगा कि उसकी इनकम कितनी थी, 2000 रुपए। जब ये वाला केस बनेगा, शेष वाला, रिमेनिंग वाला, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, और जब रिमेनिंग वाला केस नहीं होगा तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सीधा एक ही बार में जोड़ देंगे। 10% भोजन, 10, 20% एजुकेशन पे, 30% मनोरंजन पर। हम एक साथ जोड़ेंगे, 30, 20, 50 और 10, 60। 60% खर्च कर दिया, बचा कितना, 40%। तो हम सीधा 40% को ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये वाला केस होगा
इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। हम मान लेंगे कि उसकी इनकम थी, मान लीजिए एक्स रुपए, एक्स थी, उसने 10% भोजन पे खर्च कर दिया, 10 खर्च कर दिया, तो बताओ बचा कितना, 90%, यानी कि 90/100। या हम फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 9, 9/10। तो इसका एक्स का कितना बचेगा अब उसके पास, 9/10। फिर कह रहा है शेष का उसने 20% एजुकेशन पे, अब ये रिमेनिंग बचा हुआ है, इसका 20% एजुकेशन पे खर्च किया है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 1/5 एक खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना, 4/5। और इसका बचा है आपके पास 4/5, इतना आपके पास बचा हुआ है। और इसकी वैल्यू उसने बोली है कि अभी बचा है 1440 रुपए, इसकी वैल्यू दी है 1440 रुपए। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि कितनी निकलेगी। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, देखो करते हैं इसको कैलकुलेट। देखो 9 गुणा 4 36, 36 से हम 144 को काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 36 चौका 144, 40 बार। ठीक, अब इसका हम गुणा कर देंगे 50 का, 10 पंजे 50 गुणा 40, 50 गुणा 40 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। तो हमें यहां से पता चला कि जो उसकी इनकम थी कितनी थी, 2000 रुपए। तो जब भी ये वाला केस होगा तो हम इस तरीके से कर लेंगे, और वो वाला पिछला वाला केस आपने देख लिया, ये वाला होगा तो हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के हमारे आगे क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं। देखिएगा एक एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, यानी कि शिक्षा पर कितना, एजुकेशन पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और जीपीएफ में 10% भेजती है, और बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। यानी जो भी बचा वो किसके रूप में करती है, ईएमआई के रूप में करती है। तो आपसे पूछा है वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है। देखिएगा, देखो अब एक चीज देखिए, एजुकेशन पे 15%, रिमेनिंग तो कहीं लगा नहीं है, तो 15% ये हो गया, 40 ये हो गया, 10 ये हो गया, इन सबको हम ऐड करेंगे। देखो 15% ये है, 10% ये, 40 ये, इनको ऐड करेंगे, 15 15 30 और 10 40, 40 40 80%, यानी उसने कितना खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया। ये जो सेविंग वगैरह है इन सबको लगा के कितना हो गया उसका, 80%। अब जो बाकी बचा उसका उसने क्या किया, देखो उसने बोला ईएमआई के रूप में कितनी शेष राशि को वह ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। अब बचा कितना, 20%। उसकी इनकम 100% होगी तो फिर बचा कितना, 20%। और उसने 20% किस रूप में दिया, ईएमआई, और हमसे ही पूछा ईएमआई कितनी है, तो 20% ईएमआई है। अब रुपए में हमें बतानी है, उसकी इनकम कितनी थी, 8,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए है सर, हाँ 80,000 रुपए थी। अब इसका ईएमआई में कितना देती है, 20%, इसका हम 20% निकाल देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसकी ईएमआई कितनी थी। देखिएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 800 गुणा 20, 800 गुणा 20 तो कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो ईएमआई वो भर रही थी वो कितनी थी, 16,000 रुपए की उसकी ईएमआई थी। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, देख लीजिए एक बार, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया, उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया, अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया था। यदि उसके पास इतने रुपए बचे थे तो उसकी मासिक आय क्या है। देखते हैं, देखो अब ये यहाँ पे देखो रिमेनिंग वाला केस आ गया, क्या, शेष वाला। जब शेष वाला आ जाएगा तो हमने देखा था किस मेथड से करेंगे, उससे कर लेंगे। चाहो तो आप 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उससे नहीं कर रहे हम। देखो कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कि उसकी इनकम थी एक्स रुपए, कितनी थी, एक्स रुपए, 30% उसने किराए पे खर्च कर दिया। 30% का मतलब 3/10, 3 खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना, 7/10। तो उसकी जो अभी बची हुई राशि है वो कितना है, 7/10। अब वो आगे कह रहा है 30% किराए पे खर्च किया उसने, शेष राशि का 15%, यानी अब उसके बाद जो बची उसका 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, 3 खर्च कर दिया फिर बचा कितना, 17/20। तो अब उसके पास बचा 17/20।
इतना बचा। आगे फिर कह रहा है अब बची हुई राशि का 35%। 35% का मतलब होता है 7/20। 35/100, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 5 दूनी 10, 20 का। तो कितना आ गया 7/20, यानी कि 7 खर्च कर दिया, फिर 20 में से तो कितना बचा 13/20। ये बचा अभी फिलहाल। अभी कह रहा है अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया यदि उसके पास अब इतने रुपए बचे हैं। अब ये बचे हुए हैं उसके पास, अब इसकी वैल्यू दी है कितना भाई 1,62,435। इसकी वैल्यू दी है 1,62,435। इतने रुपए दे रखी है हमें, ठीक, ये हमें दे रखी है। अब उसकी मासिक आय क्या थी, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं, देखिएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई, काट लेते हैं इसे। देखो पहले किससे काट लें, 13 से काट लें, 13 से ही काट लेते हैं भाई। देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचेगा भाई कितना 3, 13 दूनी 26 बचेगा कितना, देखो 13 एकम 13 बचा 3, 13 दूनी 26 बचा कितना 6, 64 हो जाएगा। अब 13 चक 52, 4 बार जाएगा, ये 64 था तो बचा कितना 12, 123। देखो 13 चक 52, 8 और 4 12, 123 हो जाएगा। अब 13 निम्मा 170 है, बचेगा 6, 13 पंजे 65। तो ये हमने 13 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, देखिएगा 7 से काटते हैं भाई। देखो 7 एकन 7, 7 एकन 7, अब बचा कितना भाई 5, 54 हो जाएगा। तो 5 बचा 54, 7 7 49। अब 49 बचा कितना 5, फिर 7 8 56 बचा कितना 3, 7 पंजे 35, ये कट गया। अब हम इसे 17 से और काट देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 17 से इसे डिवाइड करते हैं भाई, 17 एकन 17, 17 से काटेंगे, 17 एकन 17, 17 पंजे 85, 105 बार। तो x बराबर आएगा, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4000, 4000 गुणा 105, इसका हम गुणा कर देंगे और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, देखिएगा। देखो 1 2 3 0 लिख दिए। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकन 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4,20,000, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक भाई, एक बार देख लीजिए। बाकी कैलकुलेशन है कुछ नहीं, आप इस तरीके से काट लेंगे, और चाहे तो आप यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। क्या डिजिटल सम लगा के भी हम इसको काफी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि इतना काटना नहीं पड़ेगा। देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष का क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा। देखो भाई, एक व्यक्ति की मैंने मान ली संपत्ति थी x रुपए, कितना x रुपए थी, ठीक भाई। अब ये कह रहा है 30% भाग उसने दान कर दिया, 30% भाई दान कर दिया, तो फिर बचा कितना 7/10, यानी 70% बचा, 70/100 यानी 7/10। अब उसके पास बचा होना चाहिए 7/10, ये भाग बचा हुआ है अभी फिलहाल। आगे कह रहा है शेष का क्रम से 30% और 25%। देखो इनके बीच शेष नहीं लगा है इन दोनों के, तो ये तो एक साथ लिख दे रहे, 25 और 30 को जोड़ेंगे 55%, सॉरी 55% यहाँ खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना 45%, 45/100, या आप 9/20 भी लिख सकते हैं, 9/20 इतना बचा, ये लिख दिया। अब आगे कह रहा है अपनी पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। अब देखो ये हमारे पास बची हुई धनराशि है, बची हुई धनराशि है। अब बची हुई धनराशि को वह क्या करता है, अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। 3 बेटियों के बीच समान रूप से, यानी तीनों को समान समान देता है, तो एक को 1/3 मिलेगा, तो इसका कितना 1/3, इसका 1/3 किया, तो वो एक बेटी को मिलना चाहिए, और मिला कितना एक बेटी को 42 लाख, इसकी वैल्यू दी है 42 लाख रुपए। ठीक, ये हमें दे रखा है, तो हमसे पूछा है उसकी कुल संपत्ति क्या थी, तो कुल संपत्ति क्या थी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, देखते हैं, देखो काटते हैं भाई इसको। देखो 7 से कट जाएगा ये 6 बार, ठीक भाई, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार। अब बाकी हम गुणा करते हैं। देखो 20 गुणा 10 200, 200 गुणा 2 400, तो x बराबर आ गया 400, और ये लाख रह गया था, 400 लाख, कितना आ गया 400 लाख रुपए। तो हमें यहाँ से पता चला कि उसकी जो कुल संपत्ति थी वो कितनी थी 400 लाख, 400 लाख रुपए थी। ठीक,
देख लीजिए एक बार, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सुधा ने अपनी मासिक आय का सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की। यानी कि जैसे उसने पहले दान करने का फैसला किया, उसने कहा भाई 12% हम दान कर देंगे, लेकिन दान वाले दिन क्या हुआ, उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि को दान किया, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% के बराबर थी। यानी कि जो उसने पहले डिसाइड किया था कि हम इतने % दान करेंगे, उसका जो अब उसने 4800 जो दान किया है वो कितना था, 80% के बराबर ही था। ठीक, आगे कह रहा है तो उसकी मासिक आय का 27% बताओ। मासिक आय का कितना बताना है, 27%। अब देखो हमें ये देख के यहाँ लगा कि कितना बताना है, 27%। अब हम एक काम भी कर सकते हैं, हमें 27% बताना है, 27 9 का मल्टीपल, आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल हम चेक करें तो देखो ये भी लिखा हुआ है 5 3 8 1 9, ये 9 के लिखे हुए हैं, तो फिर ये तो अब लगेगा नहीं, तो अब हम इसको सॉल्व ही करेंगे। देखो करते हैं। मैंने मानी सुधा की इनकम थी x रुपए, उसने 12% अनाथालय में दान कर दिया, तो फिर 12% उसने अनाथालय में दान किया है। 12%, ठीक भाई, 12% इसका निकाल दिया, 12/100 इतना दान करेगी। ठीक, इसके बाद कह रहा है अनाथालय दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि का दान किया, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% था। यानी कि जो 12% था इसी का कितना, 80% दान किया, 80/100 यानी 4/5 इतना अब उसने दान किया है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमें दी है 4800 रुपए, ये हमें दे रखा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। अब आप देखो 12 चक 48 से ये कट जाएगा 100 बार, इनका गुणा कर लो भाई, x बराबर कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। तो यानी कि पूछा क्या है, अरे सॉरी, तो उसकी जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई, 50,000 रुपए आ गई, लेकिन हमसे पूछा है कि 27% बताओ। तो उसकी इनकम का क्या बताना है, उसकी इनकम का 27% बताना है। इनकम का 27%, इनकम का हमें 27% बताना है, तो 50,000 का 27% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 135, 13,500 रुपए। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, बाकी 50 गुणा 27 करोगे कितना आएगा, 13,500 रुपए। तो जो उसकी इनकम थी मासिक, उसका हमसे क्या पूछा था, 27%, तो वो कितना आएगा, 13,500 रुपए। अगर इनकम पूछता तो आंसर आता 50,000, लेकिन हमसे क्या पूछा, इनकम का 27%। देख लीजिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत 1,25,000 रुपए है, तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी। देखिएगा, देखो अनुजा के पास मैंने मान ली संपत्ति x थी, x का कितना 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 हिस्सा। यदि उसकी संपत्ति का 30% कीमत, अब इसका 30%, 30% का मतलब हो गया भाई 3/10, इसकी वैल्यू दी है 1,25,000। ठीक है भाई, 1,25,000। तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी, 45% बताना। पहले हम यहाँ x निकाल देते हैं, x की वैल्यू देखो कितनी आएगी। इसको काट देते हैं भाई, देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको 5 बार काट देते हैं, 5 से गुणा करेंगे, 125 पंजे 625 और 3 जीरो, इतनी उसकी कीमत निकलाई 6,25,000 रुपए। लेकिन हमें इसका बताना है 45%, तो इसका हम 45% निकालते हैं भाई, कितना 45%, तो 6,25,000 का हमें बताना था 45%। 45 मतलब 9/20, 5 दिन 45, 5 दिन 20। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिएगा। तो एक काम करिए, 9/20 45 बटे आप 100 ही रहने दीजिए, तो और आपको आसान हो जाएगा करना, क्योंकि अब आसानी से आप काट देंगे इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6250 गुणा 45। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28,000, 2,81,250। अब आप देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास कितना जीरो है, 1, तो जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में कितना जीरो आना चाहिए, 1। अब देखो यहाँ कितने ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 जीरो है, सी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे इसको गुणा नहीं करेंगे, सीधा इस तरीके से इसका आंसर टिक कर देंगे। ठीक है भाई, चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो यहाँ पे अंकों का योग देख के, क्योंकि
लेकिन डिजिटल सम लगाओगे तो देखो यहाँ भी 9 बन रहा है, यहाँ भी 9 बनेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ये भी 9 है तो डिजिटल सम तो नहीं लग पाएगा। फिर आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जेड अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है यदि उसकी आय में x% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है तो x का मूल्य क्या होगा। देखिएगा, देखो यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हुई है, इसको समझते हैं। देखो ये टाइप जो है वो इससे रिलेटेड है, इनकम। इनकम बराबर होगा भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होना चाहिए। इनकम बराबर क्या, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस बचत। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये होगा। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन है, देखो इनको हम समझते हैं एक एक करके। देखिएगा अभी देखो, जेड अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। कितनी होती है भाई, 2/3। अब 2/3 का मतलब अगर उसकी इनकम, इनकम यदि 3 है, ठीक, इनकम कितनी है 3, तो खर्च कितना आ गया उसका 2, एक्सपेंडिचर आ गया उसका, एक्सपेंडिचर आ गया 2, ठीक। उसके बाद अब देखो इनकम 3 है, खर्च 2 आ गया, तो उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी उसकी 1, क्योंकि इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग। तो हमने यहां से ये निकाल लिया। अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय में x% की वृद्धि होती है, इनकम में कितना x%, यहां तो x% की वृद्धि होती है, ठीक। और कह रहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, यानी ये 10% बढ़ता है। और आपसे पूछा है उसकी बचत 25% की वृद्धि होती है, यहाँ बचत में 25% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा है x का मान बताओ, इस x का मान क्या होगा। अब देखो, इसे आपने पढ़ा होगा काफी तरीकों से यूट्यूब पे, इसमें एलिगेशन भी लग जाता है, इस तरीके से भी कर लेते हैं, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं या दो दो जीरो बढ़ा के कर लेते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आप इसको देखना, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जितना, कोई भी ना जीरो बढ़ाना है ना कुछ करना है, एक बार बस ध्यान से समझिए। देखिएगा, इस 2 का 10 में गुणा करके सीधा लिख दीजिए, कितना आएगा, 2 गुणा 10 20। आप बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही 1 गुणा 25, ये 1 है, 1 का 25 में करोगे कितना आ जाएगा 25, ये आपने लिख दिया। बस इतना लिखने के बाद अब आप देखो खर्च कितना आ गया 20, सेविंग कितनी आ गई 25, तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी 20 और 25 45, इनकम कितनी होनी चाहिए 45। अब जो ये 45 आया, ये हमने इनकी इनकम लिख दी। अब जो ये वाली वैल्यू होगी, इससे आप इसको डिवाइड करके लिख दो, क्या इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करके लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 15%। तो हमें यहां से पता चल गया जो x में वृद्धि हुई वो कितनी हुई 15%, यानी x का जो मान था वो कितना 15% था। अब इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एक बार मैं एलिगेशन भी बता दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको जो एग्जाम में करना है वो यही तरीका देखना है। आप देखना, आपने अब से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ये वाला मेथड। देखते हैं, देखो इसको मैं एलिगेशन में भी बताता हूं, देखिएगा। देखो जब एलिगेशन हमें लगाना हो, हमें भाई दिया है उसका, देखो खर्च, खर्च में 10% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर 10% की वृद्धि है और सेविंग में उसकी 25% की, यानी कि सेविंग में कितनी है 25% की। अब एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों की वैल्यूओं का देखेंगे कितना है, इसमें हमसे बोला है x% है, हमें ये बताना है x% है, ठीक है। और यहाँ इनकी खर्च और सेविंग का रेशियो दिया है, देखो 66.2/3% का मतलब 2/3, अगर उसकी इनकम 3 है तो खर्च कितना है 2, सेविंग कितनी हो जाएगी 1, तो 2 रेशियो 1 ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें एलिगेशन में हम पढ़े होंगे, देखो क्या पढ़े हैं भाई, कि जो ये दोनों वैल्यू हैं इनका अंतर, इन दोनों का अंतर इनके योग के बराबर होता है, इन दोनों का अंतर इनके योग के बराबर होता है। इनका अंतर कितना है 10 और 25 का अंतर 15, तो इनका योग कितना है 3, तो 3 की वैल्यू है 15, एक की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू रही होगी 5 दूनी 10
और इसकी वैल्यू रही होगी 5 एकन 5। यहां तक बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर जो वैल्यू हमेशा लिखी जाती है वो वैल्यू इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच की होगी, यानी कि 10 से बड़ी होगी और 25 से छोटी होगी। कभी भी जब यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी वो 10 से इस नंबर से बड़ी और इससे छोटी, मतलब ये इधर उधर भी हो सकते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू ही होगी। इनसे बड़ी नहीं हो सकती, इनसे छोटी नहीं हो सकती। अब आप बताइए मुझे, यदि मैं इसमें से 10 में से ये वाला 5 घटा के यहाँ लिखूंगा तो 5 आएगा, छोटा हो जाएगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10 और 5 जोड़ना पड़ेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 15%। कितना 15। एक तो ये, चाहे इधर से देख लो, अगर मैं इस 10 को 25 में जोड़ के लिखूंगा 35 तो इन दोनों से बड़ा हो गया, नहीं हो सकता, तो क्या इनको घटा के लिखूंगा 25 माइनस 10 15। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 15% आंसर आ जाएगा। तो एलिगेशन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगाना है आपको, जो मैंने ये बताया है इसी तरीके को बस आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, बस सिर्फ इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ये वाला तरीका। देखते हैं, देखो आगे अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, देखो हमें इनकम दी है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक भाई। अब देखो इनकम हो जाएगी 3 और खर्च कितना हो जाएगा 2, ठीक, तो फिर सेविंग कितनी आएगी 1। अब ये कह रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती, ये कितनी बढ़ गई 25%, ठीक है, ये हमने 25 बढ़ा दी। यदि उसका खर्च 20%, ये 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20%। अब आपसे पूछा है बताओ सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। अब आपको क्या बताया था कि इनका आप गुणा कर दो, 3 गुणा 25 75, बस ये, बस इतना ध्यान रखिए, आप गुणा करना है केवल। इनका कर दीजिए 20 गुणा 2 40। अब आप देखिए उसकी इनकम कितनी है 75, खर्च कितना है 40, तो फिर बाकी क्या हुआ, बचत हुई। अब बचत कितनी हुई 35, तो बचत कितनी आ जाएगी 35। अब जो ये 35 आई, इसमें जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दो। अब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा 35 ही रहेगा। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा 35%, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा डी। आपको सिर्फ यही तरीका फॉलो करना है, देख लीजिए एक बार। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया पिछले जैसा ही है, क्योंकि हाँ राजा है, ये हो गया है, इसको देखते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। 65% खर्च करने का, देखो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक। 65% का मतलब होता है भाई 13/20। 20 अगर उसकी इनकम है तो 13 खर्च करता है। इनकम कितनी है उसकी 20, तो खर्च कितने करेगा 13, ठीक। आगे कह रहा है उस, अच्छा बचत कितनी हो जाएगी, देखो 20 13 खर्च, तो बचत कितनी हो जाएगी 7, ये हमें दे रखा है। आगे कह रहा है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। 20.1 की आय बढ़ गई 20.1%, ठीक। और कह रहा है और व्यय खर्च में 20% की वृद्धि होती है, यानी ये बढ़ गया 20%, ठीक है भाई। तो कह रहा है उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपसे पूछा है इसके बारे में। अब आप देखो इन कैलकुलेशन को जब आप करेंगे 20.1 निकालेंगे तो कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था, सिर्फ गुणा करना है। तो गुणा कर लीजिए, देखिएगा गुणा करते हैं। 20 गुणा 20 400 और ये 20 एकन 20, तो यानी कितना आ जाएगा 400.2, कितना आ जाएगा इसका गुणा। इसका भी कर लो, 13 दूनी 26, यानी कि 260। अब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140.2, कितना आएगा 140.2 आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन हम क्या पढ़े थे, जो ये नंबर लिखा होता है इससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इस 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी यानी 20, 20 से बड़ा होना चाहिए और 20 से बड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा लगा देंगे 20.3% की वृद्धि, क्योंकि देखो यहाँ वृद्धि हुई है, ये 260 है ये 400 था समथिंग, तो ये बड़ा ही, फिर यहाँ क्या रहेगा वृद्धि रहेगी, तो इतनी वृद्धि आ जाएगी 20.3% की क्या हो जाएगी वृद्धि। कितनी वृद्धि होगी 20.3%। अब आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, टफ डेटा, लेकिन देखो हम कितनी जल्दी कर पाएंगे। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो यही मेथड क्या फॉलो करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। रूपा की जो बचत है उसके खर्च का 16% है। देखो इनकम
एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये दे रखा है। अब 16% का मतलब भाई होता है रूपा की जो बचत है उसके खर्च का 16% है। 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कि उसका खर्च अगर 25 है, खर्च कितना है 25, और तो फिर 4 क्या हो जाएगी उसकी बचत। अब आप बताओ मुझे, 25 खर्च करती है, 4 सेविंग, तो इनकम कितनी हो जाएगी 25 4 29, ये उसकी आ गई इनकम। अब हमने यहां से इनकम भी निकाल ली, एक्सपेंडिचर भी और सेविंग भी निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है, यहां कितने की वृद्धि होगी 25% की, ठीक है भाई। और कह रहा है और खर्च में 10.5% की वृद्धि होती है, यहां 10.5 की, ठीक जी, इतने की वृद्धि होती तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि पता लगाएं। यहां हमें बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं भाई, हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। देखो गुणा करते हैं, 25 गुणा 4 100, यहां भी गुणा करेंगे, 25 दाई 250 और 25 पंजे 125। अब देखो 125 में हम एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, तो यानी कि 250 262.5, तो ये आ गया 262.5। इनको हम दोनों को जोड़ के हमें इनकम मिल जाएगी, तो दोनों को जोड़ते हैं 100 300 362.5, तो ये वैल्यू आ गई 362.5, ये वैल्यू। अब जो हमें ये वैल्यू जो आ गई, इसमें हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है इससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है केवल। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने को, 362.5 को, 5 को किससे डिवाइड करेंगे 29 से। अब देखो मैं ऑप्शन से आपको यहां बताता हूं, जैसे 12 होता तो 12 गुणा 30 होता तो 360 रहता, तो यानी 12 तो नहीं होगा, 12 से बड़ा होगा। अब देखो 14 हो नहीं सकता, 14 × 42 यानी 420, तो फिर क्या बचा 12.5 बचा। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितनी बार जाएगा 12.5। वैसे भी आपको पता हो 12.5 गुणा 29 362.5 ही होता है, कितना आ जाएगा 12.5%। तो हमें यहां से पता चल गया जो उसकी आय में वृद्धि होगी वो कितनी होगी 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। गुणा भी कर सकते हैं, गुणा आप ऐसे कर लेना, 12 3 36 360 और 30 मान के इसका गुणा करके आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, यदि उसकी आय 30% बढ़ गई जबकि उसका खर्च 40% बढ़ गया, उसकी नामात्र बचत 750 रुपए कम हो गई, तो रूमी की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो रूमी अपनी आय का 20% बचाती है, देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक। अब 20% बचाती है, 20% का मतलब भाई होता है 1/5, 5 यदि उसकी इनकम है तो बचाएगी कितना 1, तो खर्च कितना करेगी 4, 4 खर्च हो गया उसका, 1 सेविंग हो गया, ये हमें दे रखा है। अब कह रहा है यदि उसकी आय 30% बढ़ गई, यानी कि ये तो बढ़ गई 30%, ठीक है भाई, ये तो 30% बढ़ गई, और जबकि उसका खर्च बढ़ गया 40%, इसमें 40% की वृद्धि हो गई, ये 40% बढ़ गई, ठीक भाई। और उसकी नामात्र बचत 750 रुपए कम हो गई, यानी कि जो बचत थी पहले से वो क्या हो गई 750 रुपए कम हो गई। तो हमसे पूछा प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो ये काफी कुछ अच्छा क्वेश्चन है, उसी में का है। अब यहाँ पे क्या किया, सिर्फ बदल दिया है इसको, क्वेश्चन की भाषा को बदल दिया और थोड़ा डेटा अलग कर दिया। अब देखो देखते एक बार, हमें कुछ नहीं करना, हम वही पहले वाला ही तरीका यहाँ भी लगा के दिखाते हैं। वैसे इसको करोगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा निकालना। अब देखना पहले वाले मेथड से कैसे हम इसको कर पाएंगे, देखिएगा 30 गुणा 5 150, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 150, यहाँ कितना होना चाहिए 4 गुणा 4 4 गुणा 40 160। अब देखो इस बार क्या हुई है, बचत कम हुई है, यहाँ उसकी इनकम कितनी है 150, यहाँ कितना है 160। अब आप मुझे बताइए यहाँ फिर कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का 10 लिखना पड़ेगा। अगर मैं -10 नहीं लिखूंगा तो यहाँ 150 नहीं आएगा, मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 10 लिखना पड़ेगा। और जो ये नंबर लिखा होता है इससे मैं भाग देता हूँ, इससे भाग दूंगा तो कितना रहेगा 10 ही रहेगा। तो यानी कि जो उसकी ये क्या वैल्यू आ गई 10%, यानी इसे मैं लिख पाऊंगा परसेंट में। तो जो ये वैल्यू आ गई 10% की क्या हुई है, उसकी सेविंग में कमी हुई है। उसकी सेविंग में कितनी कमी हुई है 10% की कमी हुई है। अब देखो नामात्र बचत कितनी 750 रुपए कम हुई है, तो यानी मैं कह सकता हूं इस 10% की वैल्यू कितना है 750। इस 10% की वैल्यू कितना है भाई 750, इसकी वैल्यू हमें 750 दी है, ठीक। तो यहां का मैं 100% निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 7500 रुपए।
यहाँ का 100% आ जाएगा कितना, 7500 रुपए। यहाँ से 100% निकालता हूँ भाई, तो यहाँ का 100% निकलेगा 7500 रुपए। 100% यानी 7500, तो जो उसकी सेविंग होगी वो कितनी रही होगी, 100%। तो मैंने यहाँ से सेविंग निकाल ली कितना, 7500 रुपए। तो यानी जो ये सेविंग थी एक, तो इस एक की वैल्यू निकली उसकी 7500 रुपए। एक की वैल्यू कितनी निकल आई, 7500 रुपए। लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है बताओ उसकी प्रारंभिक आय कितनी, आय कितनी थी 5, 5 की वैल्यू पूछी है। तो 75 पंजे हमें करना है, क्या करना है भाई, 75 पंजे करेंगे कितना आएगा, 375। तो 375 और 2 जीरो लग जाएंगे, कितना आ जाएगा, 37,500। अब हमसे उसकी इनकम पूछी थी तो कितनी हो जाएगी, 37,500 रुपए उसकी इनकम निकल आएगी। ठीक, अब आपसे खर्च पूछता तो हम 4 यूनिट की वैल्यू बता देते, इनकम पूछा है तो हम 5 यूनिट की वैल्यू बता देंगे। देखो हमने तरीका नहीं बदला, हमारा मेथड क्या रहा, वही रहा। वरना हम इसको करते तो ये बहुत टफ हो जाता, हम यहाँ पे जीरो वगैरह बढ़ा के करते फिर वैल्यू निकालते, काफी टफ हो जाता। देखो हमने डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज में डेटा निकाल लिया कि कितना कम हुई थी, 10%। ठीक, एक बार देख लीजिए, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, भूषण की मासिक आय 45,000 रुपए है और उनका मासिक खर्च 33,000 रुपए है। उसकी मासिक आय 22% बढ़ गई, जबकि मासिक खर्च 11% बढ़ जाता है, तो उसकी नई मासिक बचत क्या थी। देखिए अब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का, एक काम करते हैं इसको रेशियो में ही लिख लेते हैं ना। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 3 से काट देंगे 15 और ये 11। तो हमें यहां से पता चला उसकी इनकम तो आ गई 15, कितनी 15, और खर्च कितना आ जाएगा 11, एक्सपेंडिचर आ गया भाई 11। अब आप बताओ 15 इनकम है 11 खर्च है, तो फिर सेविंग कितनी हो जाएगी, बाकी बची वो सेविंग हो जाएगी 4, ये सेविंग है। अब आगे कह रहा है उसकी मासिक आय 22% बढ़ गई, यानी ये तो बढ़ गई 22%, ठीक है भाई, और जबकि मासिक खर्च बढ़ गया 11, ये बढ़ गया 11%। ठीक, तो कह रहा तो उसकी नई मासिक बचत क्या है, तो उसकी हमें बतानी है नई मासिक बचत, यानी कि ये वाली बचत बतानी है कितनी है और पैसों में बतानी है कितने रुपए है, न्यू मासिक सेविंग। अब देखते हैं, देखो इसका हम गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, 300, 15 दूनी 30, 330। इसका गुणा करेंगे 330 आ जाएगा, इसका भी गुणा कर लेंगे 121 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, इनकम में से 121 घटाऊंगा, पहले मैं 120 घटाऊंगा 210, एक और घटा दूंगा 209। तो जो ये वाली वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, 209। ये वैल्यू हमने निकाल ली 209, 209। और जो ये वैल्यू ऊपर लिखी होती है इससे भाग दे देते हैं, 4 से भाग देंगे, तो ये निकल आया हमारा परसेंटेज में डेटा कितना, 209/4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी, 209/4% की वृद्धि हुई है। अब आप देख लीजिए, पहले 4 थी, 4 में हम 209/4% की वृद्धि कर देते हैं, देखो कितना आएगा। पहले कितनी थी, 4, तो हम 4 में क्या करें, इतने की वृद्धि करते हैं। तो देखिएगा 4 में हम करेंगे कितना, 209/4% की वृद्धि बटे 100, कैलकुलेट करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 100 से भाग लग जाएगा, कितना आएगा, 2.09% बढ़ जाएगी। तो जो अब नई उसकी बचत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6.09। अब जो उसकी नई बचत होगी वो कितनी होगी, 6.09 होगी, यानी कि जो अब आंसर होगा वो कितना होगा, 6.09 होगा। लेकिन ये यूनिट में है, हमें क्या बताना है, इसकी रियल वैल्यू। अब आप बताओ, देखो पहले बचत थी कितनी, 45,000 इनकम थी, 33,000 खर्च करता था, तो फिर बचाता कितना था, 12,000 रुपए। कितनी बचत थी, 12,000, यानी कि इस 4 की वैल्यू 12,000 थी। कितनी थी, 12,000। कितना गुना लिखा है, 3,000 गुना। तो इसका भी हम अब क्या कर देंगे, 3,000 गुना कर देंगे। ये भी 3,000 गुना है तो इसको भी 3,000 गुना कर देंगे। इसमें हम 3,000 से गुणा करेंगे, 3,000 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो खत्म ही हो जाएंगे, बाकी 30 से गुणा कर देंगे। तो देखो 609 गुणा, देखो 2 जीरो से मैं 2 पॉइंट हटा दूंगा तो कितना रह जाएगा, 30। इसका अब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइएगा, 18,270 रुपए। कितना आएगा, 18,270 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है भाई। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, राजू अपनी आय का 15% बचाता है, उसके वेतन में 18% की वृद्धि हुई, इसलिए उसने अपनी बचत में 20% की वृद्धि की। यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय इतना रुपए था, तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत कितना कीजिए।
ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा ही है, जैसा हमारा पिछला था वैसा ही ये है। यहाँ पर इस बार खर्च दे रखा है, पिछली बार उसमें सेविंग दे रखी थी, इसकी जगह क्या दे रखी थी, सेविंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है भाई, होमवर्क। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा, क्योंकि ये पिछले जैसा ही बिल्कुल है क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहां से देखो अगली टाइप जो स्टार्ट हो रही है वो क्या है, ड्राई फ्रूट्स यानी कि फ्रेश फ्रूट्स वगैरह पे स्टार्ट हो रही है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ताजा अंगूर में 80% पानी था, पानी तथा सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर 500 किलोग्राम हैं तो जब वह ताजा थे तब उसका उनका वजन कितना था। तो देखो आपको जब भी फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो इनका पल्प होता है, फ्रूट में पल्प जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट यानी कि समान, वो कभी नहीं बदलता है। जैसे आप अभी तरबूज ले लें, तरबूज में क्या होगा कि जो उसमें पानी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसको आप लेके आएंगे सूख जाएगा, तो पानी सूख जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो पल्प यानी कि गूदा जो था वो कैसा रहेगा, वो उतना ही रहेगा समान। तो जब भी फल की बात आए तो आप हमेशा ध्यान रखना जो पल्प होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा, पल्प कभी नहीं बदलेगा। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बोला है यदि सूखे अंगूर 500 किलोग्राम थे, ताज तो उनका हमसे पूछा ताजा, तो जब वह ताजा थे तो उनका वजन, हमसे फ्रेश फ्रूट का वजन पूछा है। मैंने मान लिया फ्रेश फ्रूट थे एफ किलोग्राम, कितने थे एफ। ध्यान से देखना एक बार, ताजा अंगूर में 80% पानी था, तो बताओ पल्प कितना था, 20% था, यानी कि जो भी फ्रेश फ्रूट की मात्रा थी उसमें 20% पल्प रहा होगा। अब इसका 20% एफ मैंने माने थे, एफ किलोग्राम थे, तो इसका 20% क्या रहा होगा, पल्प। इसका 20% आ गया पल्प। सूखे अंगूर में 10% पानी है। अब मुझे बताओ सूखे अंगूर में 10% पानी है तो पल्प कितना रहा होगा, 90%। अब सूखे अंगूर में 90% क्या है, पल्प है। अब देखो सूखे अंगूर दिए कितने, 500 किलोग्राम। अब 500 किलोग्राम में कितना है पल्प, 500 किलोग्राम में है पल्प 90%, कितना 90% भाई क्या है, पल्प। अब देखो ये भी पल्प लिखा हुआ है, ये भी क्या मात्रा लिखी है मैंने, पल्प की मात्रा लिखी है। ये भी पल्प यानी कि गूदा लिखा है और ये भी पल्प ही लिखा है, दोनों जगह हमने क्या लिखा है, पल्प। और पल्प कैसा रहेगा, समान, क्योंकि पल्प थोड़ी नहीं बदलेगा, जो गूदा है वो कैसा रहेगा, समान। तो मैं यहाँ फिर क्या कर सकता हूँ, इक्वल का साइन लगा सकता हूँ, इनके बीच इक्वल का साइन लगा सकता हूँ, ठीक। अब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखिएगा एक बार, कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कट जाएगा, बाकी मैं इसको काट दे रहा हूँ, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और इसका गुणा कर दूंगा तो 9 25 निम्मा 225, तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा आ जाएगी 225 और एक जीरो, यानी कि 2250 किलोग्राम। कितना आ गया, 2250 किलोग्राम, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका एक देखो और आप कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहें ये भी ना करें तो 80% पानी था तो पल्प कितना था ताजा में 20%, ठीक, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद में सूखे अंगूर में कितना 10% था तो पल्प कितना था 90। अब इसको रेशियो में उल्टा करके लिख दीजिए 9/2, उल्टा लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 9/2। ये आपकी फ्रेश फ्रूट हो जाएगा और ये सूखे फल हो जाएंगे। फ्रेश फ्रूट कितने थे हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, सूखे दिए, ये ड्राई हो जाएगा, ये फ्रेश हो जाएगा। और ड्राई 2 की वैल्यू दी है 500 किलोग्राम, एक की वैल्यू 250, तो 9 की वैल्यू 2250, तो कितना आ जाएगा 2250 किलोग्राम। ये वाले जो ऊपर वैल्यू आएगी ये आएगी भाई, लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू रहेगी फ्रेश फ्रूट की, ये जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी ड्राई फ्रूट की, ठीक है। आप ध्यान रखें पहले कैसे फल होंगे, पहले होंगे फ्रेश तो पहले फ्रेश लिख दीजिए, बाद में कैसे होंगे ड्राई तो बाद में ड्राई, सूखे फल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्या करना है आपको, सिर्फ उल्टा करके लिखना है, ठीक। तो ये चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे इस तरीके से आप कर लीजिए। देखते हैं देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी होता है, 180 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखो 50% पानी है तो 50% पल्प रह गया। अब देखो उसके बाद में सूखे फलों में 10% पानी है तो पल्प कितना हो गया 90। अब इसको हम उल्टा करके लिख देते थे 9/5, ये ताजे फल हैं ये सूखे फल हैं। अब देखो ताजे फल कितने 180, 9 की वैल्यू 180 किलोग्राम, कितना गुना लिखा है 20 गुना, तो 5 का 20 गुना करोगे कितना आ जाएगा 100 किलोग्राम। तो हमें यहाँ से पता चल गया जो सूखे फल थे वो कितने थे, 100 किलोग्राम सूखे फल थे। चाहो तो आप ऐसे करो चाहे इस तरीके से कर लो, मैंने मान लिया
ताजे फल हमें दे रखे हैं 180 किलोग्राम, इसमें पल्प कितना है 50%, और सूखे फलों में हमने पूछा है वो मान लिया हमने DKG थे, कितना DKG थे, और इसमें पल्प है 90%, 90%। ठीक है भाई, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कट जाएगा, बाकी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 90 से ये कट जाएगा 2 बार, 50 गुणा 2 कितना आ जाएगा 100। हमें यहाँ से पता चला कितना 100 किलोग्राम होंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट की मात्रा कितनी होगी 100 किलोग्राम होगी। एक बार आप लोग देख लीजिए, चलो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक तरबूज में 60% पानी है और बाकी गूदा यानी कि पल्प है। प्रत्येक दिन इस पानी का 10% वाष्पित हो जाता है, यानी 10% उड़ जाता है। 2 दिनों के बाद बचे हुए गूदे का प्रतिशत क्या होगा, यानी 2 दिनों के बाद हमें क्या बताना है, बचे हुए गूदे का प्रतिशत क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, 10% वाष्पित होता है 2 दिन तक, पहले दिन 10%, दूसरे दिन 10%, तो 10% हम यहाँ सक्सेसिव लगा देंगे, 10 माइनस 10 माइनस 10 वाला, तो 10% 2 दिन में कितना वाष्पित हो जाएगा, 2 दिन में 19% वाष्पित हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19%। अब पानी था कितना 60%, अब 60% का कितना वाष्पित हो जाएगा 19% वाष्पित हो जाएगा, यानी कि 19 उड़ जाएगा, 19 कम हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, हमसे पूछा है तो 2 दिनों के बाद बचे हुए गूदे का प्रतिशत। अब देखो गूदा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले गूदा, ये पानी 60 था तो गूदा कितना था 40, तो गूदा तो आज भी 40 ही रहेगा, यानी पल्प कितना रहेगा 40। अब पल्प तो 40 रहेगा। अब हमें ये पता चल जाए कि बची हुई मात्रा कितनी है, बची हुई मात्रा कितनी है ये हमें पता करना है। अब मुझे पता है 2 दिनों में 10% से कितना वाष्पित हुआ है 19%। अब 60 का 19% पानी तो वाष्पित हुआ है, तो 60 का मैं 19% निकाल लूंगा, 19 पंजे 55, 19 छिक्के कितना होता है 114, 19 छिक्के कितना हो जाएगा 114, यानी कि 114, और एक अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा 11, मैं निकाल देता हूँ भाई, 60 का 19/100 कैलकुलेट करूंगा 11.4, यानी कि इतना क्या हुआ है वाष्पित हुआ है। अब 11.4 वाष्पित हो गया, तो अब मात्रा बची कितनी, देखो पहले 100 यूनिट थी, उसमें से उड़ी कितनी 11.4, 11.4 मैं 100 से घटा दूंगा। अब 100 से मैं पहले 12 घटाता हूँ, कितना बचेगा 88। अब यहाँ कितना था 12 होने के लिए 6, तो 88.6। तो जो अब मात्रा बची हुई है वो कितनी है 88.6 है, और इसमें पल्प कितना है 40, तो परसेंट में बताना इनटू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैलकुलेट करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे ये 4000 हो जाएगा, 4000 में बटे 88.6 मैं लिख देता हूँ, देखो एक जीरो और बढ़ जाएगा, वरना ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिएगा ऑप्शन काफी दूर दूर है, हम ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। देखिएगा 88 है। अब यदि यहाँ पे भाई ये 5 बार जाएगा, जैसे 80 होता तो 8 पंजे 40 यानी कि 50, तो इतना तो है नहीं, तो ये 50 वाले तो ऑप्शन हट जाएंगे, ये 50 वाला ये हट जाएगा क्योंकि इतना तो रहेगा नहीं। अच्छा 35, अब मान लो यहाँ पे 88 90 9 36 40, यानी 40 से भी बढ़ाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब 2 बचे, ये और 2 ये वाले। अब देखो ये तो वैसे भी नहीं आएगा 8 चौक 32, यानी ये तो बड़ा है, तो ये तो वैसे भी हट गया, फिर बचा क्या ये वाला ऑप्शन 45.15। तो हमारा जो यहाँ पे कट के वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 45.15। तो बचे हुए गूदे का प्रतिशत कितना है 45.15% गूदा बचा हुआ है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक भाई, फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।